नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में बताएंगे। यदि आप किसी भी शिक्षण संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां पर आपको निःशुल्क हमारे वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द हम आपको ऑनलाइन भी दिखेंगे। आइए शुरू करते हैं कि संस्कृत शिक्षण विधि क्या है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचार एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाषु धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। स्वीट महोदय के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विषयों को, विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। भाषा शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं, एक ग्रहणात्मक कौशल होता है और एक होता है अभिव्यक्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य भारतीय संस्कृत का ज्ञान प्रचार एवं संरक्षण करना, भारतीय संस्कृत का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, राष्ट्र के प्रति संस्कृत के प्रति समादर व भावात्मक एकता का विकास करना, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना है, संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली स्वव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली स्वव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अध्यापक के बारे में चर्चा करते हैं तो शिक्षण कार्य होगा, यदि बालक के बारे में चर्चा करते हैं तो अधिगम होगा। संस्कृत शिक्षण की विधियां, 3 विधियां यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जिनमें सबसे पहले परंपरागत प्राचीन विधि कह सकते हैं, नवीन या आधुनिक विधि कह सकते हैं, और जो वर्तमान समय में नवीनतम उपागम है। तो परंपरागत प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि, जिसे गुरुकुल परंपरा भी कहा गया, व्याकरणानुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना गया। नवीन आधुनिक संस्कृत शिक्षण विधियों में पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, निर्वाद विधि, सुगम विधि, हार्वर्ड की पंचपदी, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समवाय विधि या समन्वय विधि या मूल्यांकन विधि। नवीन उपागम में सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिक्रमित अनुदेशन और संग्रथन उपागम, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब हम चर्चा करते हैं प्राचीन परंपरागत शिक्षण विधियों के बारे में। इनमें सबसे पहली विधि हम पाठशाला विधि देखते हैं, और आप लोग बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुनिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षण में बहुत समस्याएं आती हैं। परंपरागत प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि, यह प्राचीनतम विधि है। सबसे पहले क्या था कि संस्कृत को गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, और वहाँ पर शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो जीवन को और चरित्र को सुदृढ़ करना था। शिक्षा का पाठशाला विधि में प्रमुख उद्देश्य था चतुष्टय पुरुषार्थ, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना। इसे गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति, पाठशाला
पद्धति या पाठशाला विधि आदि के नाम से भी जाना जाता है। उपनयन संस्कार से प्रारंभ शिष्य के लिए छात्र शब्द का प्रयोग किया गया। व्याकरणानुवाद विधि में पाठशाला विधि गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वह पिता पुत्र का होता था। चूँकि बचपन में ही छात्रों को, बालकों को गुरु के पास रखा जाता था, तो शिष्य जो होते थे बालक, वो गुरु जी को पिता के समान समझते थे और गुरु जी भी अपने शिष्यों को पुत्र के समान मानते थे। तो पाठशाला विधि में गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता था। संस्कृत शास्त्रों अध्ययन, आदर्श पंडित निर्माण, उच्चारण सामर्थ्य संपादन, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन, आत्मानुशासन, तर्क शक्ति आदि गुणों का विकास पाठशाला विधि में कराया जाता था। संस्कृत शिक्षण विधियों में परंपरागत विधि के बाद इनमें कुछ और विधियां थीं, जैसे मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, व्याकरण विधि। वैसे तो जो शिक्षण विधियां हैं उनमें रटने पर जोर नहीं दिया गया है, लेकिन जो संस्कृत की जो प्राचीन विधि पाठशाला विधि थी, इसमें रटंत विद्या पर बहुत जोर दिया जाता था। तो पाठशाला विधि के जो 10 आयाम हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि के बारे में चर्चा करते हैं। ये पाठशाला विधि या गुरुकुल परंपरा की पहली जो विधि है उस पर चर्चा करते हैं। वैदिक शिक्षा मौखिक दी जाती थी। वेद मंत्रोच्चारण को बार बार मौखिक उच्चारण करके कंठस्थीकरण किया जाता था। अब आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे कंठस्थीकरण जो शब्द आएगा वो नकारात्मक तथ्य होगा, लेकिन क्या है कि पाठशाला या गुरुकुल परंपरा में जो वेद और मंत्रोच्चारण पढ़ाए जाते थे वो कंठस्थ कराए जाते थे, याद कराए जाते थे, रटाए जाते थे। छात्रों द्वारा किए गए उच्चारण संबंधी दोषों को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व गत पाठ का मूल्यांकन किया जाता था और अब तक पढ़े गए पाठों के मुख्य बिंदु की आवृत्ति के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। इससे लाभ क्या होता था? छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था, वह मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। आगे बात करते हैं सूत्र विधि की। जटिल विषयों को समझने में, याद करने में सुविधा होती थी। उद्देश्य था गागर में सागर, घटे समुद्र पूर्णम भरना था। संस्कृत व्याकरण व दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इसके द्वारा नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण किया जाता था। इससे लाभ था जटिल विषयों को समझने में, याद करने में सुविधा होती थी। आगे हम बात करते हैं गुरुकुल परंपरा में परायण विधि। कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता था। वैदिक मंत्रों की बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ कराया जाता था। वैदिक मंत्रों के ससुर पाठ को परायण कहते थे। ऐसा करने वाले को परायणिक कहा जाता था। लाभ, इसमें ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता था। आगे बात करते हैं वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और एक दूसरे के कथनों का खंडन करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रार्थ या संवाद इसी के उदाहरण हैं। लाभ, तर्क शक्ति विकास और भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। शास्त्रार्थ पहले किया जाता था, जो शास्त्रों में अच्छे हो जाते थे तो इनमें वाद विवाद कराया जाता था, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर किए जाते थे। तो जो जीत जाता था या जो हार जाता था तो वो ऐसी प्रक्रिया जो चलती थी उसे शास्त्रार्थ या संवाद के नाम से जाना जाता था, जिसे वाद विवाद विधि में जगह दी गई है। आगे बात करते हैं हम व्याख्या विधि की। छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए गुरु व्याख्या विधि का अनुसरण करते थे।
व्याख्यान के 6 अंगों को श्लोकबद्ध किया गया है। पद, पदच्छेद, पदार्थोक्ति विग्रहो, वाक्य योजनाम, अच्छोपधम, समाधानम, व्याख्यानम, संगति मतम। इससे लाभ क्या था? विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी, मानसिक क्रियाशीलता का विकास होता था। अब बात करते हैं पाठशाला विधि, गुरुकुल परंपरा में प्रश्नोत्तर विधि के बारे में। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यान होता था। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र उसकी आवृत्ति करते थे। इस प्रकार संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता था। लाभ क्या था? जिज्ञासु छात्र सक्रिय होते थे, तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास होता था। पाठशाला विधि में कथा कथन विधि पर बात करते हैं। और विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए उस समय बीच बीच में कथाएं सुनाई जाती थीं, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र आदि की कथा। लाभ क्या था? अध्ययन को रुचिकर बनाने व सरल बनाने में सहायक था। आगे बात करते हैं कक्षा नायक विधि। गुरु की अनुपस्थिति की स्थिति में मेधावी छात्र गुरुकुल के अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। इससे लाभ था, शिक्षण करवाने वाले छात्रों में आत्मविश्वास आता था। मेधावी छात्रों को शिक्षक प्रशिक्षण मिल जाता था। अब बात करते हैं गुरुकुल परंपरा में भाषण विधि की। कई बार गुरु शिष्य विषय को स्पष्ट करने के लिए लंबे लंबे भाषण व व्याख्यान देते थे, कथा आदि का सहारा लेते थे। लाभ क्या था? इससे छात्रों को किसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती थी। पाठशाला विधि में बात करते हैं व्याकरण विधि की। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व है। भाषा के नियम व्याकरण में हैं, इसलिए भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था और ये ज्ञान दिया जाना आवश्यक भी था। वेदों के अध्ययन के समय पुराने समय में व्याकरण का विशेष पठन पाठन किया जाता था। इससे लाभ था, भाषा का शुद्ध परिष्कृत व परिमार्जन ज्ञान प्राप्त होता था। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से रोज़ देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और लोग जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संस्कृत के अगले वीडियो में।